आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा केरल की नई मुख्य सचिव की भी है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा में नाव और जेसीबी पर नजर आए। दरअसल वहां भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लिहाजा उन्होंने राहत और बचाव अभियान का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। केरल में नई मुख्य सचिव का कार्यभार संभालना सुर्खियों में आ गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मामले का जिक्र सोशल मीडिया पर किया। दरअसल 1990 बैच की आईएएस अधिकारी शारदा मुरलीधरन वहां नई मुख्य सचिव बनाई गई हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपने पति वी वेणु की ही जगह ली। लिहाजा केरल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आईएएस अधिकारी ने अपनी पत्नी को ही मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी। ये दोनों ही 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वेणु अपनी पत्नी से कुछ महीने बड़े हैं। अब शारदा मुरलीधरन 8 महीनों तक इस पद पर बनी रहेंगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की गाड़ी का चालान कट गया। ये मामला बिहार के हाजीपुर के पास का है। बताया गया कि तेज रफ्तार होने की वजह से 2000 रुपए का चालान कटा। वहीं ये मामला सामने आने के बाद खुद चिराग ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो वो चालान भर देंगे। पिछले दिनों ही प्रदेश के परिवहन विभाग ने ऑटोमेटिक ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया है, जिसके बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के ऑटोमेटिक चालान कट रहे हैं। बिहार के पटना में ट्रैफिक चालान का अलग मामला सामने आया। दावा है कि यहाँ एक कार का चालान कटा, वो भी हेलमेट न पहनने को लेकर। हालांकि चालान की तस्वीर में बाइक दिख रही है और उसी बाइक से मिलते जुलते नंबर की कार को ये 1000 रुपए का चालान भेज दिया गया। बताया गया कि इसे लेकर परिवहन विभाग में शिकायत की गई, लेकिन इसमें अभी कोई सुधार नहीं किया गया। आरजेडी नेता लालू यादव की बेटी रोहिणी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें लालू और राबड़ी देवी परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ नजर आए। बताया गया कि लालू वहां अपना इलाज करवाने गए थे, हालांकि अब वो स्वदेश लौट आए हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर राजस्थान पुलिस पेपर लीक मामले में एसओजी के एक्शन से जुड़ी हुई। राजस्थान में दारोगा भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। रविवार रात एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 दिन पहले एसओजी ने 5 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था। इसमें आरपीएससी के पूर्व मेंबर रामूराम रायका की ट्रेनी बेटी शोभा और बेटे देवेश भी शामिल हैं। यानी कि पेपर लीक कांड की परतें अब खुलने लगी है। ऐसे में जरूरी है कि पेपर लीक माफियाओं से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स एसआई पेपर लीक कांड में 50,000 रुपए का इनामी जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट का कांस्टेबल शैतानाराम बिश्नोई है। आरोपी कांस्टेबल शैतानाराम बिश्नोई को जोधपुर रेंज आईजी की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस टीम की पेपर लीक कांड में ये 5वीं गिरफ्तारी है। पुलिस के मुताबिक शैतानाराम के पास पेपर लीक गिरोह में पेपर मुहैया करवाने के बदले गिरोह को मिलने वाले भुगतान के लेन देन को मैनेज करने का जिम्मा था। लेकिन शैतानाराम को गिरफ्तार करने में पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि आरोपी कांस्टेबल खुद जोधपुर पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम का सदस्य रहा था, जिसकी वजह से वो जानता था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस को कैसे चकमा दिया जा सकता है, क्योंकि सीएसटी टीम में इसने काम किया हुआ है। क्योंकि सीएसटी टीम में इसने काम किया हुआ तो तकनीकी रूप से बहुत दक्ष था और इसको हर एक उस पैंतरे की जानकारी थी जिस तरीके से पुलिस कार्य करके किसी अपराधी तक पहुंच सकती है। तो हर चीज का काउंटर करके इसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। तो हमारे मानवीय सूचना और तकनीकी सूचना की टीमों को डाल के साथ पात की कार्रवाई करनी पड़ी। और जब कोई समझदार आपके घर में रहा हुआ कोई अपराधी हो तो आपके सारे
चेष्टाओं को, आपके सारे तकनीकों को भी वो जानता है और उसको काउंटर करता है। तो उसके ऊपर से इस पर पार पाना एक बहुत ही दुरूह कार्य था। बट मैं अभिनंदन करूंगा हमारे साइक्लोनर टीम के तकनीकी विशेषज्ञों का, मानवीय विशेषज्ञों का, जिन्होंने इसके दिमाग, इसके अनुभव के ऊपर जाकर तकनीक के नए आयामों को स्थापित करके इसकी गर्दन तक हाथ डालने की, इसकी गिरबान तक हाथ डालने की सफलता अर्जित। पुलिस ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल श्वेतानाराम को ये जानकारी थी कि मोबाइल का इस्तेमाल उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, लिहाजा वो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखता था और वो बातचीत के लिए सिग्नल ऐप के जरिए लोगों को कॉल करता था, जो उसे आगे कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से संपर्क करवाता था। इसकी वजह से पुलिस उसकी कॉल को ट्रेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन साइक्लोनर टीम ने इसका भी तोड़ निकाला। आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और जोधपुर पुलिस ने श्वेतानाराम को एसओजी जोधपुर के हवाले कर दिया, जो पेपर लीक कांड की जांच कर रही है। जैसा कि आप सबों को विदित है कि एक बहुचर्चित पेपर लीक कांड राजस्थान में चल रहा है, जिसके माध्यम से पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करना और अनीति, अन्याय और अपराध के माध्यम से बिना मेहनत किए हुए सरकारी नौकरी प्राप्त कर दूसरों का हक मारने का एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा था राजस्थान में, जिसका खुलासा किया गया है। और इनके किंगपिन के खिलाफ पूरी राजस्थान पुलिस एक साथ एकजुट होकर लगी हुई है इनकी गिरफ्तारी, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो उसी क्रम में 5वीं गिरफ्तारी जोधपुर के साइक्लोनर सेल के द्वारा, जोधपुर रेंज की विशेष टीम के द्वारा पेपर लीक के 5वें किंगपिन की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम श्वेतानाराम बिश्नोई है। और इस पे 50,000 रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय से घोषित था। बड़े हैरत की बात है कि ये जोधपुर पुलिस में कांस्टेबल के पद पे कार्यरत है और महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुका है जोधपुर पुलिस में। सीएसटी टीम तक में काम किया हुआ है इसने। और 4 मई को जब इस पर पूरी विवेचना के बाद, पूरे अनुसंधान के बाद जब इस पर इनाम घोषित हुआ 50,000, तब से लगातार फरार चल रहा था। श्वेतानाराम के अलावा पुलिस ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा रायका की बेटी शोभा रायका और बेटे देवेश रायका समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 7 सितंबर तक पूछताछ के लिए एसओजी को सौंप दिया। परसों इनके दोनों बच्चों, बेटा और बेटी, उनके अलावा 3 और कैंडिडेट को, जो हमारे पहले से सूचना थी, प्लस हमारे ऑफिस में एक छोटा सा सेल बना रखा है जो संदिग्ध लोगों की छटनी करता है और उसके बारे में डिटेल इकट्ठा करते रहता है। तो वो जो इनपुट था उसके बेसिस पे इन 5 लोगों को लेके आए थे। उनसे जो अनुसंधान हुआ उसमें इनकी भूमिका आई थी कि जो पेपर इनके बच्चों को मिला वो इनके थ्रू ही मिला था। हैंड रिटन पेपर इन्होंने अपने बच्चों को दिया था। तो कल पूछताछ के बाद इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इंडिया टुडे ग्रुप ने 12 मार्च को खुलासा किया था, जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई थी। एसओजी ने दोनों बेटा बेटी समेत पिता रामू राम रायका की पेपर आउट करने के आरोप में गिरफ्तारी की है। बता दें कि रामू राम रायका की बेटी शोभा रायका इस परीक्षा में 6वें स्थान पर टॉपर की लिस्ट में शामिल थी, जबकि बेटे देवेश रायका ने 37वीं रैंक हासिल की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टॉपर लिस्ट में 6ठा स्थान लाने वाली शोभा तो राजस्थान के राज्यपाल का नाम तक नहीं बता पाई और ठीक से हिंदी भी नहीं लिख पा रही थी। जबकि सिलेक्शन के बाद अपने रसूख के बल पर रामू राम रायका ने अपने दोनों बच्चों शोभा और देवेश की पोस्टिंग सबसे अच्छी जगह जयपुर कमिश्नरेट में करवा रखी थी। फिलहाल एसओजी तीनों से पूछताछ करेगी, जिसके बाद ही पेपर लीक के सारे राज खुलने की संभावना है। अभी तक एक तो मुख्य चार्जशीट पेश की, उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट हमने पेश किए और इसके अलावा इसके अंदर लगभग आप ये माने कि लगभग 3 दर्जन तो हमने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से उनको अब तक इसमें अरेस्ट किया है। बाकी और मुलजिमान और बड़े बड़े जैसे कौरव कालेर है, इस तरह के और अभी वो जो है जिन लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई, पेपर्स को पहुंचाया, तो अभी तक 63 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है कोर्ट के अंदर हमने प्रपोज कर दी है
और आज 5 लोग और आए हैं और धीरे धीरे क्या ये मुलजिमान जो अरेस्ट होते हैं इनसे और कड़ियाँ खुलती हैं, तो कड़ियों से कड़ियाँ निकलती हैं फिर कि साहब आपका कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा, आपका क्या ट्रांजैक्शन रहा, वो पैसा आया तो कहाँ से आया, वो लिंक बैठे तो कैसे बैठे, आपके पास डमी बना तो कैसे बना, उस डमी तक आपने अप्रोच कैसे की, कहाँ आप ठहरे, किस तरीके से आपने सारी व्यवस्थाएं करी, तो ये सब चीजें हैं। जानकारी के मुताबिक एसओजी की टीम ने अप्रैल 2024 में राजस्थान पुलिस एकेडमी में छापेमारी करते हुए करीब 15 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया था। एसओजी के अधिकारियों ने डमी परीक्षा लेकर असली परीक्षा पास कर चुके ट्रेनी एसआई से पेपर हल करवाए थे। हालांकि डमी पेपर में भी वही सवाल थे जो एसआई भर्ती 2021 के पेपर में आए थे। फिर भी 17 ट्रेनी एसआई पेपर हल नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच में तेजी कर दी थी। एसओजी की पूछताछ में सामने आया कि इस फर्जीवाड़े से जुड़े और भी कई सब इंस्पेक्टर हैं जो आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि उन्होंने परीक्षा में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाई थे। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा में एसओजी के खुलासे के बाद प्रदेश भर के युवा इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं एसओजी की टीम आरोपियों की धरपकड़ में जोर शोर से जुटी हुई है और इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 केस में 61 आरोपियों के खिलाफ 3 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई। जानकारी के मुताबिक 61 अभियुक्तों में 33 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं। इसके अलावा 4 चयनित उम्मीदवार हैं जो सेवा में शामिल नहीं हुए और 24 उनके सहयोगी हैं जो पेपर लीक गैंग से जुड़े थे। वहीं पुलिस ने ये भी कहा कि 65 और आरोपियों की खोजबीन चल रही है। पेपर लीक होने से अभ्यर्थी हताश हैं और अभिभावक परेशान हैं। कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक होता है तो कभी नीट का। इससे छात्र छात्राओं के समय का नुकसान होता है। छात्र कड़ी मेहनत करते हैं और जब परीक्षा रद्द हो जाती है तो उनके मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में जरूरी है कि पेपर लीक माफियाओं से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ जयपुर से शरद कुमार, गुड न्यूज टुडे। कोलकाता कांड के बाद विवादों में घिरे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर कोई दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। इसके पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें ये मांग की गई थी कि आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाएं। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हुई। राजधानी दिल्ली के मोती बाग और दूसरे इलाकों में सड़कों पर काफी पानी भर गया। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और दूसरे जिलों में भी तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। उसने मानहानि से जुड़े केस को रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके पहले बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उस दौरान केजरीवाल ने मतदाता सूची से बीजेपी पर कई वोटर के नाम कटवाने के आरोप लगाए थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 2 करीबियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार और विजय नायर को जमानत दे दी। केजरीवाल के पीए विभव को स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन के प्रमुख रहे विजय नायर शराब नीति मामले में घिरे हुए थे। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के पास कई युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ओखला से पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। आज सुबह ही अमानतुल्लाह खान ने एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि ईडी की टीम उनके घर पहुंची है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी।
बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे ईडी की टीम अमानतुल्लाह के आवास पर पहुंची थी। इसके बाद उनकी काफी देर तक नोकझोंक हुई, लेकिन कुछ घंटे बाद ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने सुबह उनके घर पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारियों ने उनसे करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी दिल्ली के कथित वक्फ घोटाले में हुई है। हालांकि अमानतुल्लाह ने खुद को बेकसूर बताया। बताया जा रहा है कि आज सुबह ईडी की टीम पुलिस बल के साथ अमानतुल्लाह के घर पहुंची, तो उन्हें घर में दाखिल होने नहीं दिया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को बुलाया गया। इस दौरान अमानतुल्लाह खान और ईडी के बीच बहस का वीडियो भी सामने आया। तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम जब यहां पर सुबह पहुंची थी तो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और दावा किया कि ईडी की टीम सुबह सुबह उनके घर पर पहुंची है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। काफी लंबे वक्त तक जो अमानतुल्लाह खान है उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ईडी के अधिकारी कह रहे थे कि हमारे पास सर्च वारंट है, हमें अंदर जाना है। अमानतुल्लाह खान ये कह रहे थे कि आपने पहले भी रेड की थी, अब क्या तलाश करने आए हो। बहरहाल लोकल पुलिस को जानकारी दी गई, लोकल पुलिस यहां पर आई, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम यहां पर आई, तब ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर दाखिल हुई। 4 घंटे उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद अमानतुल्लाह खान को इसी गेट से लेकर ईडी की टीम निकली और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है। ईडी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहरा रही है। ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी उसका सजा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी। मुकदमा तो चले। उन्होंने वो पैसा जो वक्फ बोर्ड के लिए, जो समाज के जन कल्याण के लिए लगना था, उस पैसे का गमन करा, उस पैसे का मिसयूज करा। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि वो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, अपनी जेबें भरने पे ध्यान जरूर दे रहे हैं और त्राहिमाम कर कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान जी की जवाबदेही बनती है। ये रेड आज जो उनके घर पर हुई है, उनके प्रेमिसेस में हुई है, ये सिर्फ एक जायज लीगल स्टेप। ईडी की रेड पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके
सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गया हो, ये ठीक नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी तरीके से भर्तियां करना, पैसा खाना, वो पैसा जो जमात पे खर्च होना चाहिए था, मुस्लिम समाज के भले के लिए खर्च होना चाहिए था, वो पैसा अपनी जेबों में भरना। तो अगर आप चोरी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। सीबीआई पहले इसकी जांच कर रही थी, और अगर ईडी अपने उसमें जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो फिर हर अपराधी को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कानून उसको अंजाम तक लेके जाएगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आरोपों प्रत्यारोपों पर सवाल है कि क्या है दिल्ली का वक्फ घोटाला, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एसडीएम मुख्यालय ने नवंबर 2016 में वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के कई स्वीकृत और गैर स्वीकृत पदों पर मनमाने और अवैध तरीके से नियुक्तियां की। अमानतुल्लाह पर कुल 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने का आरोप है। सीबीआई ने जब जांच की तो पता चला कि अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग किया और भर्ती प्रक्रियाओं में हेर फेर कर मनमाने ढंग से अपने चहेतों की नियुक्ति की। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। सीबीआई ने जांच में ये भी पाया कि अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होती तो योग्य लोगों को रोजगार मिल सकता था। वहीं सीबीआई के बाद अब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। ईडी का आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी तरीके से नियुक्तियां कर अमानतुल्लाह ने काफी पैसा कमाया है। दावा है कि इस अवैध कमाई का इस्तेमाल अपने करीबियों के जरिए रियल स्टेट में किया। ईडी का ये भी आरोप है कि चेयरमैन रहते हुए अमानतुल्लाह ने 100 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर दिया और वक्फ बोर्ड में 32 संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल पहले से ही जेल में हैं और अब अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स ने 82,725 और निफ्टी ने 25,333 का ऑल टाइम हाई भी बनाया। हालांकि बाद में सेंसेक्स 194 अंकों की उछाल के साथ 82,560 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 43 अंकों की तेजी देखी गई और ये 25,279 पर पहुंच गया। आधार कार्ड को अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है। इसके बाद आधार कार्ड अपडेट के लिए पैसे देने होंगे। दरअसल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 10 साल पहले बनवाए गए आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करवाने की सुविधा दी हुई है। हालांकि 14 सितंबर के बाद अपडेट के लिए तय शुल्क लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कई बार फ्री अपडेट की डेडलाइन को बढ़ाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कृषि से जुड़ी 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इन सभी परियोजनाओं में सरकार करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान पर 3,979 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि बागवानी के लिए 860 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली पुलिस की, जो कि आम लोगों को कमाई का मौका दे रही है ना अच्छी खबर। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एक्शन का एक नया तरीका अपनाया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 1 सितंबर से ट्रैफिक रूल का पालन करवाने में लोगों की मदद लेना शुरू किया है। इसमें जागरूक नागरिक ट्रैफिक तोड़ने वालों के बारे में जानकारी देंगे
और इसके बदले पुलिस उन्हें पैसे के रूप में इनाम देगी। दिल्ली पुलिस की ये पहल पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और नियमों का उल्लंघन कम करने के बड़े प्लान का हिस्सा है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक प्रहरी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि दिल्ली के लोगों को रियल टाइम में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की जानकारी देने में मदद करेगा। ट्रैफिक प्रहरी योजना के तहत आम लोग ट्रैफिक तोड़ने की घटनाओं के फोटो या फिर वीडियो ऐप पर शेयर कर सकेंगे। इसके लिए यूजर को ट्रैफिक प्रहरी ऐप पर अपना मोबाइल रजिस्टर करना होगा और ट्रैफिक उल्लंघन की जगह, समय और गाड़ी नंबर जैसी जानकारी देनी होगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस यूजर की तरफ से दी गई जानकारी को वेरीफाई करेगी और टॉप 4 जानकारी देने वालों को कैश इनाम देगी। इस योजना में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने मंथली रिवॉर्ड सिस्टम बनाया है। मंथली रिवॉर्ड सिस्टम में पहले नंबर के यूजर को 50,000, दूसरे नंबर के यूजर को 25,000 और तीसरे नंबर के इन्फॉर्मर को 15,000, साथ ही चौथे नंबर के इन्फॉर्मर को 10,000 रुपए कैश इनाम दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस को इस पहल को शुरू करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस की इस पहल पर हमने राजधानी में रहने वाले कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो सिग्नल तोड़ के निकलते आगे सर, उसको नियम का पालन करना चाहिए और ट्रैफिक को जो सिग्नल तोड़ता है उसके आने की फोटोग्राफ भेजने से अगर बेनिफिट मिलता है तो हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। रूल रेगुलेशन को तो फॉलो करना चाहिए हमने उसको। हम लोग तो रूल को करते हैं फॉलो, रेड लाइट जंप नहीं करते हैं, अदरवाइज को करता है जंप तो रिस्क होता है अधिक। ट्रैफिक पुलिस जो नियम लाई है नया, वो पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है। कल को कोई रूल तोड़ता भी है तो हम उसकी फोटो क्लिक करके अपलोड कर देंगे और पब्लिक इससे पैसे भी कमा लेगी और लोगों को फायदा भी होगा। नियम कानून का पालन करेंगे ये सब, तो ये सरकार बहुत अच्छा ऐप लेके आई है, इससे खुश है हम कि कोई नियम का कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो भी ऐप लॉन्च किया है उसमें भाई पब्लिक को 2 फायदे हैं। ठीक है, फर्स्ट फायदा ये है कि अगर वो फोटो अपलोड करते हैं तो लोग उससे जागरूक होंगे और सेकंड फायदा ये है कि लोग को उससे पैसे भी अर्न होंगे। ये ट्रैफिक पुलिस जो ऐप लेके आई है जिससे ट्रैफिक पुलिस को बहुत फायदा होगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि अगर किसी ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़े हैं तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कि हम कोई भी एक्सीडेंट होता है उससे हम बच सकते हैं, या कोई भी चीज टूटती है, रूल्स एंड कुछ भी होता है तो ये एज एन इंडिविजुअल या हम एक सिटीजन का भी हमारा हक बनता है कि हमें कंप्लेन करें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि खाली आप एक ऐप के ऊपर आप देख रहे हो, आप फोटोज अपलोड कर सकते हो, प्लस इससे पहले तो आप रूल ब्रेक करने से लोग भी डरेंगे और लोग इससे अवेयर रहेंगे कि खाली अब चालान ही नहीं कटेगा, लोग ऐसे फोटोज भी डाल सकते हैं और उसके बाद साइड बाई साइड लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, वहां से लोग पैसे भी कमा सकते हैं, लोग फिर ज्यादा अवेयर रहेंगे कि कौन रेड लाइट रोक रहा है, कौन रैश ड्राइविंग कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव। अब आपने मुझे इस बारे में पता लगा, मैं खुद भी फोटोज अपलोड करूंगी एंड आई विल थिंक कि मतलब अच्छा रहे पूरे कंट्री के बेटरमेंट के लिए है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।